Hello and once again welcome in the Sumit Kumar Survanshi classes. Today we are going to discuss our chapter number 2 which is basically right in the Indian Constitution. जनरली आपने फंडामेंटल राइट के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा. इन लास्ट चैप्टर में हमने ये भी डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी होता है. तो हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बेसिक सेट ऑफ रूल एंड विच हेल्प्स टू मैनेज द लॉ एंड ऑर्डर एंड क्रिएट द पीस बिटवीन द पीपल. तो उन पीस को क्रिएट करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट पावर्स को लिमिट करने के लिए हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंटेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और फंडामेंटल राइट उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो बेसिकली आपने फंडामेंटल राइट के बारे में बहुत सुना होगा कि आप जनरली यूज़ भी कर लेते हैं, मेरा फ्रीडम का राइट है, मेरा ये राइट है, मेरा वो राइट है. लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं और वो कैसे हैं, डीपली हम स्टडी करेंगे. सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट को कंटेन करता है. उसमें राइट्स मेंशन किए गए हैं एज वेल एज उनकी जो लिमिट्स हैं वो मेंशन की गई है. पर इतना टाइम हो चुका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, उस टाइम में राइट्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी हुए, चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मोरल एथिक को लिए हुए हैं, जिसका बेसिक पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं लोगों को सेव करना है. सो इस चैप्टर में बेसिकली हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके कैसे इम्पैक्ट है, कैसे पावर है, ये राइट हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और जुडिशरी इसमें क्या रोल प्ले करती है. ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या रोल है, ये बेसिकली हम पढ़ेंगे. तो अगर आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको 2 स्टोरीज देखने को मिलेंगी. इंपॉर्टेंस ऑफ राइट के बारे में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. स्टोरी में सबसे पहले एक 1982 के कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं एशियंस गेम्स की, उनकी स्टोरी मिलेगी आपको, जिसमें आपको पता लगेगा कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से इनको एक फ्लाईओवर बनाने के लिए एंड स्टेडियम बनाने के लिए इनको अपॉइंट किया गया था. लेकिन इनको वहाँ पर पुअर वर्किंग कंडीशन में रखा जाता था, बहुत लेस पे किया जा रहा था, मिनिमम वेज भी डिसाइड नहीं की गई थी. तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं एक, आप सोचिए कोई इतना मेहनत करता है, फ्लाईओवर वगैरह जो बनाने वाले, तो इनके साथ इतना काम करवाया जाता है, लेकिन फिर इन्हें कम पे किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ गलत है. आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको भी गलत लगेगा कि आपसे काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, उसके बराबर आपको पे नहीं किया जा रहा है. तो जो टीम थी कुछ सोशल साइंटिस्ट स्टडीज़ की, उन्होंने इनकी पुअर कंडीशंस वगैरह पे सर्वे किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको एक अपील प्रेजेंट की. हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में कि कैसे जो अगर कोई सोशल वर्क है तो उसके लिए उस फंडामेंटल राइट में कैसे उसके खिलाफ अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में. ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सप्लॉइट हो रहा है वही करे, कोई और भी कर सकता है. तो ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और ये एक्सप्लेन किया कि ये जो फोर्स किया जा रहा है इनको लेबर के लिए, ये वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट की अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, कि इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि इनके साथ काम भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है और प्लस मनी भी नहीं दी जा रही है. तो ये एक्सप्लॉयटेशन है एक काइंड का. तो एक तो ये एक्सप्लॉयटेशन का केस है. दूसरा है हमारा मेचोलियोंग का केस. 23 ईयर्स का ये पर्सन अरेस्ट हुआ था चुबुरी विलेज से, मोरगन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में है, वहाँ से इसको अरेस्ट कर लिया गया था. इसके खिलाफ चार्जेस थे कॉजेज ऑफ ग्रीवनेस इंजरी, किसी को इंजरी करने का, लेकिन उस वक्त इसकी जो मेंटल स्थिति थी वो ठीक नहीं थी. तो इसे लोकप्रिया गोपीनंद बोरदोली मेंटल हॉस्पिटल तेजपुर में इसको ट्रीटमेंट के लिए एडमिट कर दिया गया. उसके बाद जब ठीक होने के बाद भी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ट्वाइस जो है जेल अथॉरिटीज़ को 1967 में और 1967 1996, देखिए कितना टाइम पीरियड का गैप है, उसमें उन्होंने जेल जो अथॉरिटीज़ थी उनको बताया कि ये पर्सन ठीक हो गया है, आप आइए, इसका जुडिशियल मतलब जो भी प्रोसीजर है वो करवाइए. लेकिन उसे कभी भी बेसिकली जो है उसके लिए नहीं बुलाया गया ट्रायल के लिए. 2005 में उसे रिलीज़ किया गया जब वो 77 ईयर का हो चुका था. 54 ईयर उसने कस्टडी में से बेसिकली बिताए थे, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी पनिशमेंट के. से सोचिए, क्या पता क्या ऑब्वियसली जो उसने क्राइम किया था वो किसी को मर्डर नहीं किया था, तो मर्डर की सबसे ज़्यादा होती है हमारे यहाँ पे सज़ा, तो बेसिकली उसको सज़ा जितनी मिलनी थी उसे कहीं गुना ज़्यादा 54 ईयर वो जेल में बिता चुका था. और इसे भी क्या माना गया, इसे माना गया कि ये भी राइट के अगेंस्ट है हमारे. ये किस तरह के राइट है? राइट टू लाइफ और लिबर्टी के अगेंस्ट है. तो ह्यूमन राइट जो कमीशन के कुछ लोग थे उन्होंने बेसिकली इसको देखा और इसे खिलाफ जो स्टैंड लिया और उसके बाद इनको फ्री करवाया.
सो ये लाइफ और लिबर्टी के राइट के खिलाफ माना गया। तो ये दो स्टोरीज हैं जो हमें एक जगह पर पुअर वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने के बारे में बता रही हैं और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि इट मीन्स कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। सेकंड, हमें लाइफ और लिबर्टी है, यानी कि कोई हमारी लाइफ खराब नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों ही किस तरह से श्योर किए जाएँ, इसके बारे में हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो राइट को अगर कोई भी वॉयलेट करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, हम कोर्ट के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, कोर्ट उस चीज़ पे कानून बना सकता है। ये सब कैसे होता है ये बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है बिल ऑफ राइट्स। कि बिल ऑफ राइट क्या होता है, देखिए मैंने ग्रीन में अलग से लिखा है। बिल ऑफ राइट क्या है, लिस्ट ऑफ द राइट्स मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट। कि बेसिकली ऐसे जो लिस्ट हैं जो इसमें मेंशन किया गया हो सभी राइट को और प्रोटेक्ट किया गया हो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, कि मतलब इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, उसको हम बिल ऑफ राइट बोलते हैं। रीजन क्या है कि अगर हम जितने दोनों एग्जाम्पल हमने देखे उससे हमें ये पता लगता है कि इंपॉर्टेंस क्या है राइट की, क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, हमारे साथ ऐसा ना हो जैसा उन दोनों के साथ हुआ। सेकंड, एक्चुअल इंप्लीमेशन चेक करना ज़्यादा जरूरी है कि वाकई में राइट तो दे रखा था लेकिन देखिए फिर भी ऐसा हुआ उनके साथ, इसका मतलब इंप्लीमेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तीसरा, इंडिविजुअल हैव सर्टेन राइट, ये इंडिविजुअल को पता होना चाहिए, लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अपने राइट के बारे में बताना, इंश्योर करवाना। एंड गवर्नमेंट हैव टू रिकॉग्नाइज द राइट, और गवर्नमेंट को उन राइट्स को मानना और प्रोटेक्शन देना, दो चीज़ें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती है। देखिए पहली बात है कि इंपॉर्टेंस क्या है राइट की, कि इससे हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, हमें पता होगा। सेकंड, इंप्लीमेशन चेक करना चाहिए हमें, साथ में अगर कोई हमारे साथ रॉन्ग कर रहा है तो हम उस इंप्लीमेशन के खिलाफ जा सकते हैं। इंडिविजुअल जो सर्टेन राइट्स है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हमेशा रहनी चाहिए, गवर्नमेंट को राइट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए प्लस प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से जो लिस्ट बनी होती है प्रोटेक्टेड राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उसको बिल ऑफ राइट बोलते हैं। थ्रेटन बाय द अनदर पर्सन एंड प्राइवेट ऑर्गेनिज्म, कि देखिए बेसिकली राइट्स को खतरा क्या होता है, या तो किसी अनदर पर्सन के जरिए या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। जैसे वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करवा रहे थे वो क्या थे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही थी। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी हमने देखा। और पर्सन कैसे, कि कोई पर्सन आपके फंडामेंटल राइट को वो ना करे, आपको मार ना दे, आपको ज़बरदस्ती किसी दूसरे धर्म के बारे में ना जानने के लिए कहे, तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके थ्रेटन हैं। और इसीलिए हमें नीड होती है प्रोटेक्शन की, किसके जरिए, गवर्नमेंट के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 3 है उसमें हमें फंडामेंटल राइट देंगे। फिर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, राइट क्या है बेसिकली वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दो जो स्टोरीज बता गई हैं कि कैसे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और कैसे मिशेल लॉन्ग को एक लंबे टाइम तक रखा गया। फिर हमने बात की कि बिल ऑफ राइट्स क्या है एंड क्यों हमें ये मिलने चाहिए। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंडामेंटल राइट है। देखिए नेशनलिस्ट जो हमारे लीडर थे नेशनल मूवमेंट के दौरान पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और उस दौरान पे हमें कहीं ना कहीं ये पता लगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा हार्म किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान। तो नेशनल मूवमेंट है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल, नेशनलिस्ट जो लीडर हैं और नेशनल जो फ्रीडम मूवमेंट है उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमें फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस को जानने के, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है उसने हमें कोई राइट दे ही नहीं रखा था, ना हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर पा रहे थे, ना वो हमें पूरी तरह से एक्सप्लॉइट भी कर रही थी। रिलीजन, एजुकेशन सब उनके कंट्रोल में था। तो मोतीलाल जो नेहरू कमेटी बनी थी 1928 में, उन्होंने पहली बार बिल ऑफ राइट्स की बात की थी। उन्होंने बताया था कि लोगों को सर्टेन राइट होने चाहिए। और वो जब हम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने लगे तो उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते वक्त ये पर्टिकुलर ध्यान में रखा गया कि टू चीज़ें रहनी चाहिए। एक तो राइट को ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करना है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में, दूसरा उसको प्रोटेक्ट करना है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड राइट कि राइट होने चाहिए प्लस प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि राइट्स को कोई चेंज ना कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में की जो लिस्ट है उसमें इसे फंडामेंटल राइट बोला जाता है। ठीक है, जिन्हें प्रोटेक्टेड किया गया है उन्हें फंडामेंटल राइट बोला जाता है। या फंडामेंटल जो राइट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखिए मैंने नेक्स्ट लिखा है फंडामेंटल मीन्स इंपॉर्टेंट, सेपरेटली लिस्टेड, स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड नॉट वैलिड बाय द गवर्नमेंट। सॉरी, वैलिड मतलब यहाँ पे मैंने रॉन्ग वर्ड ले लिया है, चेंज कह सकते हैं हम कि गवर्नमेंट जो उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकती। तो पहला है कि मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल का मीन है कि जो भी ये राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेटली उनको लिस्टेड किया गया है, सेपरेटली बताया गया है। स्पेशल प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है कि इनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। एंड जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट देके इन्हें गवर्नमेंट जो है वॉयलेट नहीं कर सकती। यहाँ वैलिड की जगह आएगा आपका VIOLATED।
ठीक है, वॉयलेट, नॉट वॉयलेटेड बाय दी गवर्नमेंट, की जो गवर्नमेंट है वो इनको वॉयलेट नहीं कर सकती या ख़त्म नहीं कर सकती, इसीलिए इन्हें फंडामेंटल राइट बोला जाता है। डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट और ऑर्डिनरी राइट के अंदर? देख लीजिए कि ऑर्डिनरी राइट क्या होता है, उसको प्रोटेक्टेड नहीं किया गया, वो एक सिंपल कोई भी लॉ होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और उसमें कोई गारंटी या प्रोटेक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में इजीली चेंज किया जा सकता है, इजीली रिफॉर्म किया जा सकता है, अमिट किया जा सकता है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है उसको नेशनल असेंबली में सिंपल बिल के पास करके उसे अमिट नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए एक पूरा प्रोविजन है जो बहुत बड़ा है। इसके अलावा जुडिशरी प्रोटेक्टेड द फंडामेंटल राइट, इसके अलावा कोई ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है तो उसको स्टॉप करने के लिए कहीं ना कहीं जुडिशरी को पावर दी गई है कि आपने सुना भी होगा जुडिशियल रिव्यू के नाम से पावर जानी जाती है कि अगर कहीं भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कुछ भी होता है तो जुडिशरी उसके खिलाफ एक्शन लेती है, प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट को। सो फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट कभी भी वायलेट इसी वजह से नहीं कर सकती। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। तो कल नेक्स्ट चैप्टर में बेसिकली हम राइट और राइट्स के उसके बारे में स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा ब्रीफ सा आपको बता देता हूँ कि बेसिकली हमने किसके बारे में पढ़ना है कि राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आपको पता है, ये देखिए मैंने एक इमेज ले रखी है जिसमें आपको ये दोनों तराजू, इक्वालिटी का मतलब क्या है यहाँ पर कि सभी लोग इक्वल हैं कानून के समक्ष, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, गरीब हो, कोई भी, सभी लोग इक्वल। राइट टू फ्रीडम मतलब कि आप फ्री हैं पूरी तरह से। इंडिया के अंदर बहुत सारी फ्रीडम्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आप मूव करने के लिए फ्री हैं, आप एक्सप्रेशन करने, अपना व्यू प्रेजेंट कर सकते हैं, इस बहुत जितनी भी फ्रीडम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन कि आपको कोई किसी भी रीजन से एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो या फिर सोशली हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको अपना कोई भी रिलीजन अडॉप्ट करने की फ्रीडम है। कल्चर एंड एजुकेशन कि आप अपने कल्चर को कैरी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी आपको फोर्सफुली अपना कल्चर छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। प्लस आपके पास एजुकेशन का राइट है। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कि आप कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चेंजेस कराना चाहते हैं उनके बारे में कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके राइट के खिलाफ कुछ भी होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ राइट है जिसके बारे में हम आने वाले फ्यू वीडियोज़ के अंदर पढ़ेंगे। कंटिन्यू कीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो फील फ्री टू कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हैव ए गुड डे।